बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। सो स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है ये फ़िज़िक्स के हवाले से है। क्लास 11 HSC पार्ट 1 का जो फ़िज़िक्स का एग्ज़ाम आप लोग देंगे इस साल बोर्ड का, उसके हवाले से बात करूँगा और उसकी प्रिपरेशन के हवाले से बात करूँगा और उसके टारगेट पेपर के हवाले से बात करूँगा। फ़िज़िक्स का पेपर जो है वो दो फेजेज़ में होगा। एक तो प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल का एक साथ होगा फ़िज़िक्स का पेपर, जो कि मॉर्निंग में होगा। और सिमिलरली जो है साइंस जनरल यानी जो कंप्यूटर वाले स्टूडेंट्स हैं उनका अलग होगा पेपर, जो कि दोपहर के टाइमिंग में होगा। तो पहले मैं डेट डिस्कस कर लेता हूँ, जैसे आप सबको पता ही होगी। सो फ़िज़िक्स का पेपर जो हमारा प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल का होगा वो है हमारा 13 जुलाई। तो 13 जुलाई थर्सडे, 13 जुलाई जुमेरात को 9 से 12 के दरमियान प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल का फ़िज़िक्स का पेपर होगा। और इसी तरह जो साइंस जनरल वाले हैं उनका फ़िज़िक्स का पेपर जो है हमारा वो है 19 जुलाई वेडनेसडे। अच्छा, ये ख्याल रहे कि गैप का इशू है। साइंस जनरल वालों के पास गैप है, 17 के बाद 19 को पेपर है, यानी कि एक दिन का गैप है। और मेरे ख़्याल में एटलीस्ट एक दिन का गैप तो मिला है और कुछ सब्जेक्ट्स में गैप नहीं भी मिला है, ख़ास तौर से इंजीनियरिंग और मेडिकल वालों को। तो 19 तारीख यानी वेडनेसडे को, 19 जुलाई यानी वेडनेसडे को 2 से 5 जो है वो साइंस जनरल का फ़िज़िक्स का पेपर होगा। और इसी तरह से उनसे पहले जो है वो फ़िज़िक्स का पेपर जो है वो प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल का है, जो कि मैंने आपको बता दिया, जो कि 13 तारीख को है, 13 जुलाई जुमेरात को 9 से 12 के दरमियान होगा। ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है भाई कि गैप की मैं बात कर रहा था। तो गैप जो है वो इंजीनियरिंग और मेडिकल वालों के पास फ़िज़िक्स में गैप है, क्योंकि उनका पेपर उससे पहले 11 तारीख को उर्दू का है और 12 को उनका गैप है और 13 को उनका फ़िज़िक्स का पेपर है। सो इसी लिहाज से गैप आपको मिला है फ़िज़िक्स के पेपर में, जो कि एक दिन का गैप है। और मेरे ख़्याल में ये गनीमत है, क्योंकि और सब्जेक्ट्स में गैप नहीं भी मिला। तो गाइस, अब आपने क्या करना है कि आपको फ़िज़िक्स की प्रिपरेशन जिस तरह पूरे साल कराई है और उसमें A to Z जो चीज़ें पूरे साल पढ़ाई गई हैं, जो शुरू साल से पढ़ रहे थे, चाहे वो मुझसे पढ़ रहे थे या किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे थे, तो आपकी सबसे पहले ज़िम्मेदारी ये बनती है कि आप उन तमाम चीज़ों का रिवीजन करें। और इम्पॉर्टेंट के पीछे भागना मेरा ख़्याल है अच्छी बात नहीं होती, लेकिन हम सब भाग रहे होते हैं इम्पॉर्टेंट के पीछे। तो इम्पॉर्टेंट को मद्देनज़र रखना चाहिए। इम्पॉर्टेंट को तो हमें इम्पॉर्टेंट वो चीज़ है जिसको हमें छोड़ना नहीं है और करना सब कुछ है। तो वही बात है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि हाँ, हमें किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी, और ख़ास तौर से जब मैं बात फ़िज़िक्स की करूँगा, तो हमें चाहिए कि हम उस सब्जेक्ट को इस तरह पढ़ें कि हम उसको कामयाब होने के पीछे नहीं भाग रहे हों, हम कुछ हासिल करने के पीछे भाग रहे हों। बहरहाल ऐसा बहुत कम मिलता है आजकल, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि पूरे साल में आपने जो कुछ भी पढ़ा है आप उन सब का रिवीजन करें। और अब तैयारी किस तरह से आप कर रहे हैं, किस तरह से आपको आपका रिवीजन करना है, थोड़ा सा अब आप अपना माइंड सेट करें। वो इस तरह से कि आपके साथ में शेयर करूँगा टारगेट पेपर। अब टारगेट पेपर बज़ाहिर कहने को इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती है। तो इसीलिए देखा जाए तो वो एक किस्म से होल सिलेबस ही होता है, बट उसका भी कुछ परसेंट होता है, क्योंकि उसको भी सिलेक्ट करके बनाया जा रहा होता है। अब उनमें बहुत सी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं जो मैं मेंशन कर देता हूँ, और बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आने का चांस रखती हैं, तो वो भी मैं उसमें देता हूँ। तो फ़िज़िक्स के पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए बेटा आपने क्या करना है कि जो सेक्शन सी में आने वाले लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस जो हैं, जो कि आप फर्स्ट ईयर से बात करें तो चैप्टर 1 में कोई लॉन्ग सवाल नहीं है। इसी तरह से चैप्टर 1 के अलावा चैप्टर 5 में कोई लॉन्ग सवाल नहीं है, जिससे कभी कभी लैडर का न्यूमेरिकल आ जाता है, बट उसको हम अभी तक साइड में रखते हैं। तो 8 चैप्टर बचते हैं। अगर आप 8 चैप्टर से कम 2 लॉन्ग सवाल भी कंसीडर करें तो आपके 16 सवालात बनते हैं। तो इसी तरह से मैंने टारगेट पेपर के अंदर तकरीबन 12 से 13 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस दिए हैं, जिनकी आपने 100% तैयारी करनी है। आपने उनकी 100% तैयारी करनी है। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव के लिए कुछ और देखने की नीड नहीं है। सही है बेटा।
अच्छा, इनमें भी मैं ये बोलूँगा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 9 और 10, ये वो 4 चैप्टर हैं जो कि हर हाल में, हर सूरत में करने, क्योंकि कॉम्बिनेशन बनकर आता है। 2 का कॉम्बिनेशन 9 या 10 से होगा और वाइस वर्सा 3 का कॉम्बिनेशन होगा। ये 4 चैप्टर आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। उसके बाद आप कोई अगर चैप्टर कर रहे हैं लॉन्ग के लिए, तो उसके बाद आपको चैप्टर नंबर 8 और फिर चैप्टर नंबर 4 करना चाहिए, क्योंकि इनका कॉम्बिनेशन बनकर आता है। ये वो चीज़ें हैं जो कि मैं कहूँगा कि अगर कोई कंप्लीट नहीं कर पा रहा तो ये चीज़ें वो लाजमी कर ले, जब भी उसका बहुत अच्छा पेपर जाएगा। सेक्शन सी के वाले से बात कर रहा हूँ। और अदरवाइज़ जो मैंने 12-13 लॉन्ग सवाल दिए हैं, जो आपसे मैं शेयर कर भी चुका हूँ पेज पे, और अभी वीडियो में भी बात कर रहा हूँ, और वो आपको स्क्रीन पे शो भी हो रहे होंगे इंशाल्लाह। तो वो सवालात आप लाजमी करें। तो चलें थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ उन सवालात को जो लॉन्ग की मैं बात कर रहा हूँ, और हम हर चीज़ के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो बात कर लेते हैं ज़रा फ़िज़िक्स के टारगेट पेपर के हवाले से। तो मेरे सामने भी ये पेपर मौजूद है और आपके सामने भी मौजूद होगा इंशाल्लाह स्क्रीन पे। तो अभी हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की सेक्शन सी के हवाले से। अच्छा स्टूडेंट्स, सेक्शन सी के लिए बात करें तो आपके पास पेज नंबर 4 इसमें मौजूद है। पेज नंबर 4 पे हम बात करते हैं सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 की। तो चैप्टर नंबर 1 से जो क्वेश्चन मैंने दिया है लॉन्ग के लिए, ठीक है, वो है डिफाइन डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, और साथ में आपने दोनों की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करना है। अच्छा, ये मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहा है। अब एक चीज़ और, क्योंकि इंजीनियरिंग का और साइंस जनरल का पेपर अलग अलग आएगा, तो ये सवाल डेफिनेटली सी बात है या मैक्सिमम चांसेस यही हैं कि ये सवाल किसी एक पेपर में होगा, दोनों में एक जैसा सवाल नहीं आ सकता। हाँ, हो सकता है एक में लॉन्ग में दिया तो उसमें से कोई एक पार्ट शॉर्ट में दूसरे पेपर में पूछ लें, लेकिन ये सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोनों के लिए। अब इन केस ये सवाल इंजीनियरिंग में आ गया तो फिर साइंस जनरल वाले ऐसा नहीं कि इसकी छोड़ दें, इसकी तैयारी रखें, शॉर्ट में भी इसमें से कोई पार्ट पूछ सकते हैं। नहीं तो फिर इसके ऑल्टरनेट लॉन्ग सवाल क्या बन सकता है, वो मैं आपसे इसमें वीडियो में डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें मैंने नहीं दिया। वो ये हो सकता है कि मैंने आपको इसी चैप्टर से शॉर्ट सवाल जो मैंने दिए हैं, उसमें मैंने एक सवाल दिया है यहाँ पे कि शो डैट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स गिव्स द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इस तरह का सवाल, ठीक है, वो आपसे सेक्शन सी में पूछ सकता है। वेक्टर प्रोडक्ट की डेफिनेशन पूछ के, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का प्रूफ पूछ के, ये वाली बात उसमें अलावा इजाफी पूछ सकता है अगर कोई दूसरा लॉन्ग सवाल बनता है। या जो मैंने इसके शॉर्ट सवाल दिए हैं, तकरीबन 5 सवाल दिए, आप ये सारे कंप्लीट करेंगे, जिसमें से जिनको मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहा है, जिसके अंदर एसोसिएटिव यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपकी होती है, वो लाजमी शामिल है। तो सेक्शन बी के हवाले से जो चैप्टर 2 के मैंने शॉर्ट सवाल दिए, आपने ये भी सारे करने। इनमें कुछ लेस इंपॉर्टेंट है, लेस इंपॉर्टेंट में शायद वो लास्ट वाला हो सकता है जिसमें मैंने डेफिनेशंस दी हैं, बट वो भी आपको कर लेना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने बोल्ड भी किए हैं उन पर मैंशन भी किया है, आप ये भी कर लेंगे तो ये हो सकता है कि क्या पता अगर लॉन्ग में इंजीनियरिंग में कोई सवाल आ जाए तो साइंस जनरल में इनमें से कोई सवाल मिला के देते हैं, ठीक है। तो बहरहाल चैप्टर 2 जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग सवाल दिया, और चैप्टर 2 से जो मैंने शॉर्ट सवाल दिए हैं, ये आप सारे करेंगे, इसमें कुछ नहीं छोड़ना आप लोगों ने, ठीक है। तो इसमें सेक्शन बी भी डिस्कस हो जाएगा और सी भी डिस्कस हो जाएगा। इसी तरह हम आते हैं दोबारा चैप्टर 2 पे। तो चैप्टर 2 से जो मैंने लॉन्ग सवाल दिया है, यहाँ से चैप्टर 3 से, चैप्टर 3 से मैंने यहाँ पे 2 लॉन्ग सवाल दिए हैं। तो अब आपने क्या करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने एक को बोला है, बट अब क्योंकि पेपर 2 हिस्सों में आएगा तो मैं ये समझता हूँ दोनों ही सवाल इंपॉर्टेंट है। कोई एक सवाल किसी एक में आएगा और दूसरे में आ सकता है, ठीक है। तो आपको मैंने यहाँ पे दिया है टेंशन इन अ स्ट्रिंग के दोनों केसेस दिए हैं, ये सवाल लाजमी करना आप लोगों ने। और साथ में इंक्लाइंड प्लेन का प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन के दोनों पार्ट आपने करने हैं, ठीक है। ये दोनों सवाल आपने यहाँ से लाजमी कंप्लीट करने हैं। तो इसी तरह हाथ के हाथ हम देख लेते हैं इस चैप्टर के शॉर्ट सवाल। न्यूमेरिकल को भी मैं नहीं देख रहा, एंड में बात करूँगा। तो इसी के शॉर्ट सवाल को देख लेते हैं, ऊपर आते हैं। तो चैप्टर 3 के शॉर्ट सवाल जो दिए गए हैं, जिसमें लाजमी आपने करना है
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, ये लाजमी करना है। इसके साथ नीचे सवाल आप देखेंगे ना, 8वां सवाल, वो सवाल मैंने इंक्लाइंड प्लेन का ही दिया हुआ है, जो कि अगर आप वहाँ से लॉन्ग सवाल करेंगे तो उसी से ये शॉर्ट सवाल एक रीज़न बन जाता है। ठीक है, कि हर ऑब्जेक्ट जो एक फ्रिक्शन लेस इंक्लाइंड प्लेन पे से गिरेगा, स्लाइड करेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर मास करेगा, यानी दोनों का एक्सेलरेशन जो है वो सेम होगा इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर मास पर डिपेंड नहीं करेगा, यानी एक फ्रिक्शन लेस इंक्लाइंड प्लेन के लिए ये सवाल उसी में से बन जाएगा। ठीक है, और एक लेस इंपॉर्टेंट के तौर पर मैंने स्टोक्स लॉ दिया है, चाहे तो करें चाहे तो छोड़ दें। ठीक है, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो यहाँ से आप स्टोक्स लॉ को करना चाहें कर लें, छोड़ना चाहें छोड़ दें, अब ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। अदरवाइज़ जो पहला सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये लाजमी करना आप लोगों ने, और साथ में इसके दोनों लॉन्ग सवाल। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की। चैप्टर नंबर 4 में जो लॉन्ग सवाल हमारे पास मौजूद हैं अच्छा जी, तो वो कौन से वो देखते हैं। तो आपके पास चैप्टर नंबर 4 के लॉन्ग क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे मौजूद होंगे इंशाल्लाह, तो अब देखते हैं उसको। पहला सवाल है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, मैंने लॉन्ग में दिया हुआ है कि डिफाइन प्रोजेक्टाइल मोशन, और उसके बाद एक केस बना दिया और कहा गया कि आप ड्राइव करें एक्सप्रेशन टाइम टेकिंग टू रीच द मैक्सिमम हाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल लाइन, ट्रेजेक्ट्री। इसकी 5 पार्ट है, मैंने पाँचों ही दिए हैं, लेकिन पाँचों एक साथ नहीं पूछेगा, इनमें से कोई 2 पार्ट पूछ सकता है। आपने पाँचों करने हैं, क्योंकि अगर तो ये सवाल एक ग्रुप में पूछ लिया तो दूसरे ग्रुप में इसके बाकी 2 पार्ट पूछ सकता है। ठीक है, और इस चैप्टर से इस प्रोजेक्टाइल के अलावा जो अगला सवाल आपने इसको मिला के लाजमी करना है, जो कि मैंने बज़ाहिर शॉर्ट में दिया हुआ है, लेकिन वो शॉर्ट में आपने करना है लाजमी, और उसको ऐसे करना है कि वो सवाल लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। लॉन्ग में आएगा तो कितना करना है, शॉर्ट में आए तो कितना करना है, उसकी हम बात कर लेते हैं। मैं ये रेकमेंड करूँगा कि आप वो कंप्लीट लॉन्ग के तौर पे करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर वो सवाल प्री इंजीनियरिंग में सेक्शन बी में आ गया तो साइंस जनरल में वो सी में आ सकता है, एंड देन वाइस वर्सा। तो वो सवाल है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डेरिवेशन, या बोल सकते हैं ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अ बॉडी मूविंग इन अ सर्किल, इस तरह से बात कर सकता है, या हुज डायरेक्शन इज़ ऑलवेज पॉइंटिंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्किल। घुमा फिर आगे बात पूछ सकता है, लेकिन वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डेरिवेशन आपसे पूछेगा। अगर वो सेक्शन सी में पूछेगा तो वो कंप्लीट सवाल देगा कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इन टर्म ऑफ लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड। ठीक है, तो आप कंप्लीट परफॉर्म करेंगे। और अगर वो सिर्फ बोलेगा सेक्शन बी में शॉर्ट में पूछेगा तो बोलेगा ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अ बॉडी मूविंग इन अ सर्किल, या ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिस तरह से मैंने इसमें सेक्शन बी के हवाले से सवाल दिया। तो ये आपने लाजमी करना है। ठीक है, अच्छा, अब इस चैप्टर से इन 2 सवालों के अलावा जो चीज़ आप लाजमी करेंगे वो मैंने इसमें जो क्वेश्चन नंबर 13 और 14 दिया है ना, जो आप देख लें, एक में तो एक एंगल फाइंड करना है और दूसरे में वी इक्वल्स टू आर ओमेगा और इक्वल टू आर अल्फ़ा की डेरिवेशन करनी है। ये सवाल आप लोग लाजमी करेंगे। उसके अलावा जो सवाल मैंने बोल्ड नहीं करे हुए वो आपकी चॉइस है, चाहे तो छोड़ दें चाहे तो कर लें। पहले में रीज़न है और तीसरे वाले में भी छोटा सा सवाल है और साथ में रेंज की डेरिवेशन है, जो कि आप लॉन्ग में वैसे ही कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपकी तैयारी होती जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर 5 से। तो चैप्टर 5 से तो कोई लॉन्ग सवाल नहीं है। ठीक है, तो चैप्टर 5 से हम बात करते हैं। तो मैंने चैप्टर 5 से लॉन्ग कोई सवाल नहीं दिया, लेकिन मैंने लास्ट में लैडर के 2 न्यूमेरिकल दिए हैं। ठीक है, आप चाहें और आपने पढ़ा हो लैडर के न्यूमेरिकल तो अच्छी बात है, आप इसकी प्रैक्टिस करके जाएँ। नहीं पढ़ा हो तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप चॉइस पे छोड़ सकते हैं अगर आपके पास इतना टाइम नहीं हो। ठीक है, और करना चाहें तो ये जो मैंने इसमें 2 दिए हैं आप कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब बात ये है कि चैप्टर 5 से तो नहीं, अब चैप्टर 6 पे आता है। चैप्टर 6 से जो मैंने लॉन्ग सवाल दिए हैं वो दिए हैं मैंने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के साथ मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ सन कैलकुलेट करने के लिए, और साथ में वेरिएशन ऑफ जी विथ डेप्थ एंड एल्टीट्यूड। ये दोनों सवाल लाजमी करने हैं। इनमें से कोई भी सवाल आपके लॉन्ग में आ सकता है, नहीं तो इसी को ब्रेक करके शॉर्ट में भी दे सकते हैं। इस बात का आप ख्याल रखें। तमाम ग्रुप वाले ये दोनों सवाल लाजमी करेंगे। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा मैंने इसका जो शॉर्ट सवाल दिया है उसको भी देख लें,
क्योंकि मैंने शॉर्ट सवाल इसमें जितने भी दिए हैं सारे करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट वो करना ज़रूरी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास दूसरा ऑप्शन होगा आप तमाम न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करके जाएँ। ठीक है, तो चैप्टर 6 से बात करते हैं। तो चैप्टर 6 से देखें आपके पास तकरीबन मैंने यहाँ पे 3 सवाल दिए हैं। 3 सवालों में मैंने एक सवाल को बोल्ड किया है जो कि है आर्टिफिशियल ग्रेविटी वाला। ये सवाल आप लोग लाजमी प्रैक्टिस करके जाएं, क्योंकि ये सवाल आ सकता है, हो सकता है लॉन्ग में दे दे किसी एक ग्रुप में, नहीं तो शॉर्ट में भी आ सकता है। तो करना ज़रूरी है इस सवाल को, ये भी थोड़ा लेंदी सवाल है तो ये लॉन्ग में भी आ सकता है। ठीक है, इसमें पूछ सकते हैं कि आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्या है, और इसमें कुछ एक आध बार एडिशनली पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, और साथ में मुमकिन है कोई वैल्यू दे के न्यूमेरिकल सॉल्व करने को दे दें। इन चीज़ों को जहन में रखा करो, ऐसी बातें हो सकती हैं। ठीक है, नाउ बाकी सवाल जो मैंने शॉर्ट में दिए चाहें तो आप छोड़ सकते हैं, बट लेकिन जो मैं कह रहा हूँ कि ये करना है तो ये लाजमी करना है। ठीक है, अच्छा मैं सेक्शन सी डिस्कस करने बैठा था लॉन्ग, तो साथ साथ में शॉर्ट भी डिस्कस कर रहा हूँ कि जो मोस्ट है वो भी कर लेना साथ साथ। ठीक है, चलो अच्छा, अब आगे बात करते हैं चैप्टर 7 से। तो चैप्टर 7 से जो मैंने लॉन्ग सवाल दिया है वो दिया है स्टेट एंड प्रूव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ अ बॉडी फॉर फ्री फॉलिंग बॉडी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर फ्री फॉलिंग बॉडी। बज़ाहिर ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दिया गया इसका मतलब है ये उन 12-13 सवालों में शामिल है। तो आप, जैसे मैंने कहा था ना कि अगर कुछ ना करें तो वो शुरू के चैप्टर कर लें, तो ये उस सवाल में से अगर आप नहीं कर सकें, छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, लेकिन जिसके पास टाइम हो, जो अच्छी से अच्छी तैयारी करना चाहता हो, तो वो इस सवाल को करे, क्योंकि ये सवाल भी सेक्शन सी में आ सकता है। ठीक है, और एक चीज़ का ख्याल रखें, सेक्शन सी में दिए गए लॉन्ग सवालात बी में भी दे सकता है। हम इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, कभी कभी लॉन्ग सवाल शॉर्ट में भी दे सकता है। बज़ाहिर वो जस्टिफाई नहीं हो रहा होता कि उसकी लेंथ ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी ऐसा हो जाता है, और मुमकिन है कुछ चीज़ उसमें से कम कर देता है, और डिस्क्रिप्टिव में कुछ चीज़ें ज़्यादा पूछ रहा होता है, लेकिन फिर भी आप जहन रखें कि लॉन्ग में दिया गया सवाल शॉर्ट में आ सकता है। और कुछ ऐसे शॉर्ट सवाल जो ऊपर दिए हैं जो कि काफ़ी लॉन्ग होते हैं, जिसको हम कहते हैं यार ये शॉर्ट में क्यों आ गया, तो वो सवाल भी लॉन्ग में आ सकते हैं। अब वो छोटे मोटे डेरिवेशन की शॉर्ट सवाल लॉन्ग में नहीं कह रहा मैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो लॉन्ग में आ सकते हैं, तो इसलिए इन सवाल को लाजमी करेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ आप जो है वो चैप्टर 7 से अगर आप सेक्शन बी में जाएंगे तो वहाँ मैंने भी तकरीबन 3 सवाल दिए हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है वो है वर्क एनर्जी इक्वेशन का, ये लाजमी करके जाना। और इसके बाद अगर कोई सवाल करना चाहो करो, तो फिर जो मैंने पहला सवाल दिया है ना कि प्रूव दैट पावर इज़ अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, ये कर लेना लाजमी। ठीक है, अगर कर सको, नहीं करो तो वर्क एनर्जी इक्वेशन तो लाजमी कर लेना, क्योंकि देखो मैं फिर ये बात रिमाइंड आपको करा रहा हूँ कि अगर आप 100% टारगेट पेपर कंप्लीट करोगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा आ जाएगा। बोर्ड के पेपर में आने वाला हर सवाल ज़रूर नहीं टारगेट पेपर से होगा, लेकिन एटलीस्ट आपने जितने अटैम्प्ट करने आपका पेपर इंशाल्लाह निकल जाएगा। ठीक है, बाकी ऊँच नीच होती रहती है, वो सब मुकद्दर का खेल है, कभी के दिन अच्छे, कभी की रातें अच्छी, तो अच्छा बुरा वक्त आता रहता है बहरहाल, तो उम्मीद पे दुनिया कायम है। नाउ अब देखें चैप्टर 8 की बात करते हैं। चैप्टर 8 में जो आपने सवाल करना है लॉन्ग के लिए, वो डॉपलर इफेक्ट करना है, उसके जो केसेस मैंने यहाँ पे दिए हैं वो सारे करने हैं। अब चैप्टर 8 थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, इंपॉर्टेंट सवालात होते हैं, तो मैंने डॉपलर को यहाँ लॉन्ग में दिया हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ मैंने इसके सेक्शन बी में कुछ सवालात शॉर्ट में दिए हैं, लेकिन वो ऐसे सवालात हैं जो भी कभी कभी किसी ईयर में लॉन्ग में आए हैं। ठीक है, वो लॉन्ग शॉर्ट ऐसा ऑल्टरनेट चलता रहता है। तो इसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर 25 पेज नंबर 3 पे जो मैंने दिया हुआ, प्रोजेक्शन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्किल, ये सवाल डॉपलर के बाद या उससे पहले लाजमी करना है। ये सवाल लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है, इक्वल स्टैंडर्ड लेंथ है, ये दोनों में चल जाता है। मुमकिन है तौर पे लॉन्ग में आएगा तो वो एक्स्ट्रा आपसे सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन या उसकी कंडीशंस पूछ सकता है। ठीक है, कंडीशंस भी आप याद करें। अच्छा, इसी तरह से न्यूटन फार्मूला का चांस लॉन्ग में आने का इतना है नहीं, तो इस वजह से मैंने लॉन्ग में नहीं दिया है। अब इनकेस अगर आ जाए तो वो एक बात अलग है, बट बहुत चीज़ों के पीछे भागने से बेहतर है जितनी चीज़ें हम आसानी से कर सकते हैं हमें वो करनी चाहिए, वरना सोचने को तो हम बोलें पूरी बुक आ सकती है ना। तो एटलीस्ट न्यूटन फार्मूला मैंने शॉर्ट में दिया हुआ है, तो आप इसको शॉर्ट के लिहाज से तैयारी कर सकते हैं इसकी। अच्छा, फिर एक सवाल और 27वां दिया हुआ है रडार वाला, उसको भी आप देख लीजिएगा। मतलब जिनको मैंने बोल्ड किया हुआ है वो तो मैं कहूँगा कि आप उनको कर लें। अच्छा, उसके अलावा फिर मैंने इसमें मज़ीद और सवालात भी दिए हुए हैं, जिसको अगर तो आप छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं अपने रिस्क के ऊपर। ठीक है, मैंने इसमें ये बताया कि ये सवाल आप करें, लेकिन जिनको बोल्ड किया है उनको छोड़ें नहीं, उनको लाजमी करें। सही है, ओके। कुछ बातें बड़ी जो है ना डिप्लोमेटिक हो जाती हैं कि मैं सोच के आप कहते होंगे कि मैं कह रहा हूँ कि
ये करें और वो भी ना छोड़ें, मतलब ओवरऑल देखा सभी करें, तो बात यही होती है कि करना सब कुछ चाहिए, लेकिन पहले फोकस प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए, जो चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो चीज़ें लेस इंपॉर्टेंट अगर वो रह भी जाएँ तो इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। सही है, तो चैप्टर 8 आपका इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर 9 से बात करते हैं। चैप्टर 9 जो है आपका नेचर ऑफ लाइट, इससे आपने लॉन्ग में 2 टॉपिक लाजमी करने हैं, जो कि ऑल्टरनेटली किसी भी एक ग्रुप में आ सकता है अलग अलग करके, और अगर एक लॉन्ग में आया तो ऑल्टरनेटली दूसरा शॉर्ट में भी लेंथ को कम करके या उसमें से कुछ कम चीज़ें पूछ के इस तरह से आ सकता है। तो देखिए, सवाल जो पेपर बोर्ड वाला पेपर, जो भी प्रोफेसर पेपर बनाते हैं तो उनके जहन में बहुत कुछ चल रहा होता है, ज़ाहिर है, तो उनके अपने हाथ में होता है वो किस तरह से क्या सवाल पूछ लें। और पेपर बनाने वाले में ऐसा होता है कि वो चाहता है कुछ ऐसा पूछे जो इंटरेस्टिंग हो, या कोई ऐसी बात जो पहले ना पूछी गई हो, या कोई ऐसा तरीका जिस तरीके से पहले ना पूछा गया हो। सवाल वही हो, तरीका चेंज कर सकता है, तो ऐसा होता है। तो आपने तमाम सवालों को अच्छे से पढ़ के सॉल्व करना चाहिए, और आपने वो किए हुए होते हैं। ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्टली जिस तरह जिस नोट्स में जैसे लिखा था वैसे सवाल आ जाए, लेकिन सवाल घुमा फिरा के आ जाता है। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब आपने करना है न्यूटन रिंग्स का टॉपिक, जिसमें वही बात है न्यूटन रिंग्स क्या होते हैं, और उसके लिए आपने nth ब्राइट और nth डार्क रिंग का डेरिवेशन करनी है। ठीक है, और ये टॉपिक करें तो उसके न्यूमेरिकल भी कर लीजिए, क्योंकि अगर तो ये टॉपिक आ जाएगा तो न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, टॉपिक नहीं आया तो उसके न्यूमेरिकल आ सकते हैं। ठीक है, नाउ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग और ग्रेटिंग एलिमेंट क्या है, और आपने जो है वो डेरिवेशन करनी है रेलेवेंट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के लिए। लॉन्ग सवाल में दिया गया है, दोनों सवाल लाजमी कंप्लीट कर दें। जैसे मैंने कहा था कि 2, 3, 9 और 10 तो लाजमी आपने चैप्टर्स करने ही हैं। ठीक है, चैप्टर 9 से शॉर्ट सवाल जो मैंने दिया है मज़ीद, उसमें वो ये दिए हैं कि वही बात है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, डिफ्रेंशिएट फ्रेस्नर फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन का डिफरेंस ये लाजमी करके जाना। ठीक है, और ये एक रीज़न है कि वाई आर एक्स रे इज़ नॉट डिफ्रैक्टेड बाय डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग और थिन फिल्म, जिसमें हम क्रिस्टल्स के NaCl क्रिस्टल की बात करेंगे, ये भी लाजमी करना। शॉर्ट सवालों में दोनों इंपॉर्टेंट। अच्छा, इस तरह से बाकी जो 3 सवाल और दिए हैं उनको भी आप कर लें तो अच्छी बात है, छोड़ दें तो कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं। अच्छा, इसी तरह से चैप्टर 10 पे आते हैं। तो चैप्टर 10 में हमारे पास जो सवाल है वो 2 सवाल दिए गए हैं। एक तो सवाल दिया गया है व्हाट इज़ अ मैग्नीफाइंग ग्लास एंड विजुअल एंगल विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम गिव द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ अ मैग्नीफाइंग ग्लास एंड ऑल्सो ड्राइव द फार्मूला फॉर इट्स मैग्नीफाइंग पावर। सिंपल माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास की कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और उसके मैग्नीफिकेशन का फार्मूला ड्राइव करना है विद द रे डायग्राम। और अगला सवाल है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसकी कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, लेबल डायग्राम के साथ उसकी मैग्नीफिकेशन की डेरिवेशन। दोनों सवाल ये लाजमी करना है, कोई भी एक सवाल किसी भी एक ग्रुप में आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ देखा जाए तो इसके मुताबिक आपके 12 लॉन्ग हो रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे सवाल हैं जो शॉर्ट के भी मैंने बोला है लॉन्ग में आ सकते हैं। तो ओवरऑल आप उनको मिला की तैयारी करें, तो ज़्यादा भी क्या होगा, 15 से 16 हो जाएंगे दायरे, लेकिन ये आपने सवालात करने लाजमी। चैप्टर 10 से शॉर्ट सवालात मैंने 4 दिए हैं, 2 मैंने बोल्ड किए, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लाजमी कर लेना। जैसे कि टू थिन कॉन्वेक्स लेंस F1 F2 कॉन्टैक्ट में रख दिए, उनकी डेरिवेशन फोकल लेंथ की कॉम्बिनेशन की डेरिवेशन करनी है, ये लाजमी कर लेना। और एक मैंने सवाल दिया कि मैग्नीफाइंग पावर एस्ट्रोनॉमिकल और कंपाउंड माइक्रोस्कोप की कैसे अफेक्टेड होती है बाय चेंजिंग द फोकल लेंथ ऑफ देयर ऑब्जेक्टिव्स, तो ये सवाल पढ़ लेना। इसके शॉर्ट सवाल ये 2 शॉर्ट सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लाजमी कर लेना। बाकी डिफरेंस में दिए मैं एस्ट्रोनॉमिकल और गैलीलियन टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल और टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, अगर कर सको तो कर लेना। 4 पॉइंट डिफरेंस के इनके यहाँ से, इनको याद कर लेना, इनकी तैयारी कर लेना। ठीक है, अब क्या है कि आपके लॉन्ग और शॉर्ट सवालात हो गए कंप्लीट। अब आपको क्या करना चाहिए कि देखो, लॉन्ग सवालात जब आपने अच्छे से कर लिए, जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट सवालात आपसे डिस्कस कर लिए, आपने कर लिए, तो अब क्या हुआ कि आपकी बड़ी अच्छी तैयारी हुई काफ़ी कुछ हद तक, क्योंकि आपको सेक्शन सी में 4 सवाल अटैम्प्ट करने, यानी 2 सवाल AB पार्ट के साथ अटैम्प्ट करने, 3 सवाल आएंगे, आप 2 इंशाल्लाह अटैम्प्ट कर लेंगे, इन तमाम सवालों में से हो जाएंगे इंशाल्लाह। सेक्शन बी में आपने, सेक्शन बी में जो है ना, वो आपने सवाल जो अटैम्प्ट करने हैं वो 40% मार्क्स के हवाले से आपके पास बनते हैं 4936। आपने तकरीबन अटैम्प्ट करने सेक्शन बी में वो 9 सवाल अटैम्प्ट करने। सेक्शन बी में क्योंकि 36 मार्क्स का होगा, 4 मार्क का एक सवाल होगा, 9 करने हैं 4936, तो 36 मार्क्स में 9 सवाल अटैम्प्ट करने। 9 सवाल में दिए जाएंगे 14 सवालात। 14 सवालात में कम से कम 7 न्यूमेरिकल होंगे और 7 थ्योरी के सवालात होंगे। अब
आपको कितने सवाल करने हैं? 9 सवाल करने हैं। अब मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा कि आपको 7 के 7 न्यूमेरिकल अटैम्प्ट करने हैं। न्यूमेरिकल कैसे करना है? इस टारगेट पेपर में हर चैप्टर में जो मैंने न्यूमेरिकल दिए हैं वो सारे कंप्लीट कर लें। क्वांटिटी ज़्यादा है। देखें, आपके पास 10 चैप्टर है। 10 चैप्टर में अगर आप एटलीस्ट हर चैप्टर से 6 न्यूमेरिकल भी लगाएं तो 60 तो वैसे ही बन जाते हैं। लेकिन हर चैप्टर में आपको पता है 6 तो न्यूमेरिकल नहीं होते, 10 भी हैं, 15 भी, 20 भी हैं। तो इसका मतलब है आपकी बुक में तकरीबन मैक्सिमम 90 से 100 न्यूमेरिकल हैं, ठीक है, या उससे ज़्यादा हो सकता है। तो अब करना क्या है कि मैंने इसमें सिलेक्टिव जो न्यूमेरिकल दिए 60 या 62 न्यूमेरिकल है ना, ये आपने कंप्लीट करने हैं। ये कंप्लीट करने हैं जिसमें पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल नहीं है। पहले चैप्टर में मैंने आपको डायमेंशंस के प्रूफ दिए। पहले चैप्टर में आपको मैंने 4 से बल्कि 7 फार्मूलाज दिए हैं डायमेंशनली करेक्ट प्रूफ करने के लिए। इनकी तैयारी करनी है और कुछ 15 क्वांटिटीज़ जिनकी डायमेंशन निकालनी आपको आनी चाहिए, आपने करनी, क्योंकि ये सवाल एक सवाल सेक्शन बी में डायमेंशन से आ सकता है, नहीं तो एमसीक्यूज़ में आपके काम आएगा। ये तो करना, ये आसान भी है, कोई मुश्किल काम नहीं है। फिर चैप्टर 2 से लेके चैप्टर 10 जो 9 चैप्टर है, इन 9 चैप्टर्स में जो न्यूमेरिकल आपने करने हैं, जो मैंने न्यूमेरिकल यहाँ दिए हैं, ज़रा उसको डिस्कस कर लेता हूँ मैं। तो देखिए, चैप्टर 2 में जो न्यूमेरिकल मैंने यहाँ दिए हैं, 7 न्यूमेरिकल दिए हैं मैंने, 7 न्यूमेरिकल। ये सातों के सातों न्यूमेरिकल आपने पक्के प्रैक्टिस करने हैं। और जिस चैप्टर का जो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये जहन में रखना कि जिस तरह दिया है ऐसे भी आ सकता है। वैल्यूज़ यानी मैग्नीट्यूड्स को चेंज भी किया जा सकता है, या पैरामीटर्स में इस तरह चेंज किया जा सकता है कि जो चीज़ आपने इस टारगेट पेपर में सॉल्व करी है, जो चीज़ आपने फाइंड करी है, वो फाइंड होने वाली चीज़ वो आपको गिवन में दे सकता है, और जो चीज़ गिवन में है वो फाइंड करने को दे सकता है। मतलब फार्मूले को आपको अरेंज करना पड़ सकता है। इस चीज़ का ख्याल रखना। ज़रूरी नहीं जो आपने यहाँ कैलकुलेट किया वही पेपर में है, वो आपको चेंज करके दे सकता है। जो पूछा था वो बता देगा, जो बताया था वो पूछ देगा। तो फार्मूला वही रहेगा। फार्मूले को अरेंज करना आपको आना चाहिए। तमाम यूनिट्स आपको एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट करने ज़रूरी हैं। तो जितनी कन्वर्जन्स हैं, जितने कॉन्स्टेंट्स हैं और मेन फार्मूलाज, ये आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये आपको याद एक पेपर पे लिख लेने चाहिए, प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए और याद रखने चाहिए। चैप्टर 3 में दिए गए तमाम न्यूमेरिकल, ठीक है। तो ओवरऑल मैंने आपको एक ऑप्शन दिया कि देखें, आप इसमें दिए गए तमाम न्यूमेरिकल जो मैंने हर चैप्टर के दिए हैं, कुछ मैंने एग्जैक्ट सवाल उतार दिए, कुछ मैंने मेंशन किए कि ये बुक का ये प्रॉब्लम, ये वाले एग्जाम्पल कर लो, या फिर कुछ मैंने इस तरह भी मेंशन करें कि इस ईयर का ये वाला सवाल कर लो, ठीक है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा जहमत करके 10 ईयर खोलना पड़ेगा और उस ईयर का वो सवाल कर लेना होगा। तो तकरीबन आपके पास ये पूरे 62 क्वेश्चंस बन रहे हैं, 62 प्रॉब्लम्स बन रहे हैं। आप इन 62 प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करें और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करने में मज़ा आता है, इंटरेस्टिंग होते हैं। मेरा ख्याल है कोई बोरिंग नहीं होते, देखिए आपको रट्टे लगाने पड़ते हो। आप फार्मूले को समझें, सवाल को समझें, फार्मूला लगाएं, फार्मूले को समझें कि क्या पूछा है, क्या बताया, अरेंज करें और सॉल्व करें। आपको ये 62 न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने हैं। आप अगर ये तमाम न्यूमेरिकल कर लें तो फिर शॉर्ट सवाल जो मैंने आपको कहे ना सिलेक्टिव के, ये मोस्ट वाले ये कर लें तो आपका बड़े आसानी से सेक्शन भी निकल जाए। वरना माय फाइनल वर्ड्स वो यही हैं कि आपके लिए बहुत सी दुआएं, अच्छे विशेस। आप ईद को भी इंजॉय करें, ईद अच्छे से मनाएं, साथ में अपनी तैयारी करें और पेपर की तैयारी ऐसी करें कि कोई कसर ना छोड़ें कि पेपर भले आसान है भले मुश्किल है। आप मुश्किल को जहन में रख के चलें कि मुश्किल है अबूर करनी है, ठीक है। तो पेपर इंशाल्लाह आसान से आसान ही होगा। आपको सेक्शन भी मुश्किल आता है, नो डाउट। आपको ज़रा नर्व्स पर कंट्रोल कर के पेपर को अच्छे से समझ के सॉल्व करना होगा। बाकी ये है कि मैं कहता हूँ कि अगर आप तैयारी करके जाते हैं और एट दैट मोमेंट आप अपने आप को अटेंटिव रखते हैं, आप घबराते नहीं हैं, पेपर को अच्छे से समझ के हल करते हैं, तो आप कंप्लीट कर लेंगे पेपर इंशाल्लाह। टाइम मैनेजमेंट का बड़ा ज़रूरी है, ख्याल रखना। आप कोशिश करें कि आप अपने पेपर की टाइम मैनेजमेंट 2.5 घंटे की रखें, क्योंकि टाइम मैनेज नहीं हो पाता, देर से पेपर मिलता है तो टाइम का शॉर्टेज होता है। आप कोशिश करेंगे 2 घंटे 10 मिनट में अपना सेक्शन बी और सी कंप्लीट करें और आखिर के 20 मिनट में आपको OMR शीट पे सॉल्व करने के लिए MCQs मिलेंगे। तो इस लिहाज से आपने अपने जहन बनाना है अपनी पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए। सो लास्ट बात में मैं MCQs का भी बता देता हूँ कि MCQs अगर मैंने नहीं किया तो MCQs के लिए यही है कि देखें, आपने जो नोट्स स्टडी करें, जिस नोट्स से, चाहे वो मेरे नोट्स हों, तो आप नोट्स में मौजूदा तमाम MCQs की अच्छी सी प्रिपरेशन करें।
मैंने अपने नोट्स में तो तमाम पास्ट ईयर के MCQs दिए हैं, उनको अच्छे से अंडरस्टैंड करें, सॉल्व करने वाले सॉल्व करें, थ्योरी वाले आप समझ के जाएँ। और उसके अलावा भी कुछ न्यूमेरिकल आपके जैसे कि पूरी बुक में जितने कॉन्स्टेंट्स हैं, कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ हैं, ठीक है, फार्मूलाज हैं और इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ जो होती हैं इस तरह से, और ऐसा यूनिट्स वगैरह होता है, डायमेंशंस होती हैं, ये सब चीज़ें आप अच्छे से अपने मेमोराइज़ करके जाएँ, ठीक है। सो बहरहाल गुड लक फॉर यू, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, पेपर की अच्छी से तैयारी करें, जिस तरह से मैंने समझाया उसको कोशिश करें, उसको फॉलो करें और उसके मुताबिक तैयारी करें। किसी भी किस्म की परेशानी हो, हेल्प की सूरत में मुझसे कांटेक्ट करें, ठीक है। चलें, अब अपना बहुत सा ख्याल रखें और अच्छे से इम्तिहान दें, और आई होप कि आप बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दे के आएँगे, ना सिर्फ फिज़िक्स का बल्कि तमाम एग्ज़ाम। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।